हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। शुरू करते हैं बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये वीडियो 2 दिन बाद इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ अभी भी। मुजफ्फरपुर बिहार में आया हुआ हूँ अपने होम टाउन में, तो इस वजह से डिले हुआ है। लेकिन अब कोशिश होगी कि रेगुलर आपको वीडियो मिल जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मिलिट्री एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए देश की पहली प्राइवेट फैक्ट्री की नींव रखी है? पहली प्राइवेट फैक्ट्री मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, या कहें मिलिट्री एयरक्राफ्ट की। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शहर में C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन। आंसर होगा वडोदरा। कब? तो 30 अक्टूबर को। C-295 ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब कि उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसे भारी वाहन हुए या सैनिक हुए, इन सब को ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक भारत में नहीं बनाए जा रहे थे और ऐसा पहली बार होगा जब इंडिया में बनाया जाएगा। देखिए, अगर एयरक्राफ्ट निर्माण की बात करेंगे तो HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो एयरक्राफ्ट बनाती है। ओके, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्राइवेट फैक्ट्री की, तो वो है अभी वडोदरा में लग रही है। ठीक है, तो एक प्लांट को तैयार किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड डिटेल बताते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होगा, भारत के किस औद्योगिक समूह ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ मिलकर C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू किया है? मतलब फैक्ट्री का काम शुरू हो गया तो हो ही गया। आंसर होगा टाटा। तो पहली बार हो रहा है जब कोई प्राइवेट कंपनी भारत में सैन्य विमान का निर्माण करेगी एयरफोर्स के लिए। तो वडोदरा में ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को तैयार किया जा रहा है और वहीं पर इंडिया के लिए, एयरफोर्स के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। उसका नाम क्या है? C-295, जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। और ये जो निर्माण है वो यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी है, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, और इसके अलावा टाटा समूह की कौन सी कंपनी है? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL, वो मिलकर तैयार करेंगे। दोनों ने एक कंसोर्टियम बनाया है, ग्रुप बनाया है, एक मिलीजुली कंपनी बनाई है और वो ये काम करेगी। इसकी बुनियाद जो है 2021 में ही सितंबर में रखी गई थी, जब कैबिनेट समिति ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दी थी, C-295। तो इसमें से जो 16 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो फ्लाईवे कंडीशन में डिलीवर किए जाएंगे यूरोपीय कंपनी के द्वारा, यानी एयरबस के द्वारा। फ्लाईवे का मतलब क्या हुआ? उड़ते हुए यहाँ पर आएंगे और सीधे एयरफोर्स को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 40 एयरक्राफ्ट हैं उसका निर्माण इंडिया में होगा और उसी के लिए फैक्ट्री की नींव रखी गई है। तो 16 फ्लाईवे जो एयरक्राफ्ट हैं वो तो सितंबर 2023 से, अगले साल से अगस्त 2025 के बीच में मिल जाएंगे। और अगर हम बात करेंगे मेड इन इंडिया, ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-295, वो कब मिलेगा इंडिया को? इंडिया में बना हुआ तो 2026 में मिलेगा। ओके, एक और ख़ास बात है कि ये जो यहाँ एयरक्राफ्ट बनेंगे, चूँकि 40 ही नहीं बनेंगे और भी बनेंगे बाद में लगातार, जब पूरी एक प्लांट स्थापित हो रहा है। तो जब इंडिया को मिल जाएगा, यानी एयरफोर्स को मिल जाएगा तमाम एयरक्राफ्ट, उसके बाद ये जो कंपनी है वो विदेशों के लिए भी विमानों का निर्माण करेगी, जिसके लिए गवर्नमेंट की ओर से मंजूरी दी जाएगी इसके लिए। और इस विमान की खासियत भी जान लें। एयरक्राफ्ट जो है वो ये 5 से 10 टन की क्षमता का एक परिवहन विमान है, यानी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और ये इंडियन एयरफोर्स के जो पुराने एवरो जो एयरक्राफ्ट हैं उसकी जगह लगा। एवरो एयरक्राफ्ट बहुत पुराने हो चुके हैं और इसका उपयोग जो है वो पैरा ड्रॉपिंग के लिए, रेयर रैप दरवाजे होते हैं उसके लिए किया जाता है, कार्गो के पैरा ड्रॉपिंग के लिए। लेकिन अब ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है एयरफोर्स को, और पिछले 1 दशक से ज़रूरत है। तो उसकी तैयारी चल रही थी और अब फाइनली हो गया है कि इंडिया में बनेंगे और कुछ बाहर से भी आ जाएंगे। ओके, महत्वपूर्ण बात ये रही। तो इंडिया में ये बन रहा है और टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन कौन है? N चंद्रशेखरन। तो उसी की कंपनी है जो यहाँ पर निर्माण करेगी और एयरबस दोनों मिलकर।
मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी काम जब पहली बार होता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार कोई प्राइवेट फैक्ट्री लग स्थापित हुई है तो ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। अगले 1 साल तक का जो अपडेट है वो लेने के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं, और इसके जरिए आपको पीडीएफ मिलता है 1 साल तक लगातार जो भी अपडेट होते रहेंगे वो सब। अभी नवंबर है तो नवंबर से लेकर अगले नवंबर तक, अगले साल 2023 के, तो बहुत शानदार है। मात्र 150 रुपये में है। 300 रुपये फ़ी था इसका मेंबरशिप, लेकिन आप सबके डिमांड आ रही थी कि छूट को और आगे बढ़ा दिया जाए, तो कुछ वक्त के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है और मात्र 150 रुपये में आप मेंबरशिप ले सकते हैं। क्या क्या मिलेगा इसके थ्रू? तो आपको मिलेगा पीडीएफ, वो भी कई तरह के, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और वो भी अलग अलग, जैसे वन लाइनर, एमसीक्यू और एमसीक्यू विद डिटेल्स। और फिर आप मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं करंट अफेयर्स के, और टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशन के सभी सब्जेक्ट के, जो कि आपके जांचने में मदद करता है कि कैसी तैयारी चल रही है, और बुक्स पे छूट मिलती है। बहुत शानदार ये मौका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, और वीडियो भी बना हुआ है कैसे मेंबरशिप लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप देख रहे हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, उसकी एक कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी यानी सीटीसी, उसकी मीटिंग की मेजबानी किन 2 शहरों में की है? कौन से 2 शहर हैं? आंसर होगा मुंबई और दिल्ली। कब कब हुआ ये? 28 और 29 अक्टूबर को, मुंबई और दिल्ली में। तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी एक कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसी की मीटिंग हुई है। और इंडिया में पहली बार ये मीटिंग हुई है, और इंडिया ने इस मीटिंग में दुनिया के सामने मुंबई में जो हमला हुआ था 26/11 का, उसमें जो पाकिस्तानी आतंकवादी साजिद मीर, उसका ऑडियो सुनाया गया, और ये बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान वो किस तरह से इन्वॉल्व था वहाँ पर, और आतंकियों को हमला करने के निर्देश दे रहा था साजिद मीर, पाकिस्तान में बैठा हुआ, और कह रहा था कि कोई भी दिखे तो उसे ठोक दो यानी गोली मार दो। तो इंडिया ने ये कहा कि पाकिस्तान ने साजिद मीर को मृत घोषित कर दिया था और दुनिया में झूठ फैलाया, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो जिंदा था। और इसके अलावा भी इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत सारे आरोप लगाए कि आतंकी साजिद मीर जो है वो आईएसआई का पूर्व अधिकारी था। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये सब किया और बताया, और उन्होंने कहा कि जो 26/11 है, जो आतंकवादी हमला हुआ था, वो एक भयानक था, उसमें पाकिस्तान की कितनी बड़ी भूमिका थी। तो ओके, तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी, और तमाम लोग जो वहाँ पर अलग अलग देशों से आए थे, जो 15 यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर थे, यानी 5 अस्थाई और बाकी 10 अस्थाई, उन सब के प्रतिनिधि थे, उन सब ने श्रद्धांजलि भी वहाँ पर अर्पित की। ठीक है, और इसके बाद फिर दिल्ली में आयोजन हुआ, वहाँ दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया, और दिल्ली डिक्लेरेशन में फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, उसमें यही हुआ कि आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से हम काम करें, उसको लेकर ये तय किया गया है। ओके, तो मुंबई में कब हुआ था आतंकी हमला? 26 नवंबर 2008 को। तो यहाँ पर सवाल होगा कि ये यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी हो क्या है? तो यूएनएससी की एक सहायक संस्था है, और इसका गठन कब किया गया था? जब अमेरिका पर हमला हुआ था 9/11 का, उसी के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक प्रस्ताव के तहत ये बनाया गया था, और इसमें आतंकी हमले की योजना बनाने वाले समूह की जानकारी साझा करने और वित्तीय सहायता और आतंकवादियों को पनाह देने से रोकने के मामले यहाँ पर लाए जाते हैं। ठीक है, तो यूएनएससी उसकी एक कमेटी है। और यूएनएससी क्या है? यूएनएससी जो है वो यूनाइटेड नेशंस के 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसमें से एक है। इसका काम दुनिया भर में शांति, सुरक्षा और को बढ़ावा देना और मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। तो यहाँ पर इंडिया में अध्यक्षता किसने की? ये जो मीटिंग हुई है उसकी इंडिया की ओर से तो रुचिरा कंबोज, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी प्रतिनिधि है इंडिया की ओर से, या कहें संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। और तो इसके अलावा वो यूएनएससी में पहली भारतीय महिला हैं जो कि
बनी थी अभी कुछ वक्त पहले ही अस्थायी प्रतिनिधि भारत की, तो उन्होंने अध्यक्षता की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ है? काहिरा में। तो उसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं टोटल? आंसर होगा 34। चैंपियनशिप मिस्र में यानी काहिरा में हुआ है, मिस्र की राजधानी में। 12 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये आयोजित की गई और ये चैंपियनशिप है, इसमें 34 मेडल इंडिया ने जीते हैं। और इस चैंपियनशिप में 12 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं। कितने? 12। 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ओके, अच्छा, ISSF जो वर्ल्ड कप है वो इससे पहले काहिरा में ही आयोजित किया गया था, फरवरी में भी, फरवरी और मार्च में भी। तो उसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। लेकिन अभी जो हुआ है अक्टूबर में, ये ISSF का, देखिए ISSF का जो वर्ल्ड कप है वो अलग अलग देशों में हर साल होते हैं और हर साल 2 या 3 हो जाते हैं जो वर्ल्ड कप हैं वो। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि कहाँ पर हुआ है और कब हुआ है। ओके, तो अभी जो आयोजित किया गया हाल ही में, उसमें गोल्ड मेडल के विजेता कौन कौन है? पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं, ये सब गोल्ड मेडल के विजेता हैं। तो ये पूरी लिस्ट जो है वो इस फोटो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। जो PDF होता है डेली का वो फ्री होता है, तो आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो कई सारे नाम हैं गोल्ड मेडल के, तो आपने देखा ही। इसके अलावा अगर हम सिल्वर मेडल की बात करेंगे तो ये लिस्ट रही, सिल्वर मेडल की ये लिस्ट रही, ठीक है, और फिर ब्रॉन्ज मेडल की ये लिस्ट रही। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार नाम आप ध्यान में रख लेना, एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब ISSF की भी बात कर लें। स्थापना हुई थी 1907 में, मुख्यालय का है मुनिच, जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूस और बेलारूस के बाद अब किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर कर दिया गया है? आंसर होगा ईरान। तो अब ईरान भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा नोबेल प्राइज़ का जो फाइनल इवेंट होता है उसमें। क्यों? क्योंकि ईरान में जो हालात गंभीर हैं, ख़ास तौर पे महिलाओं को लेकर, उसकी वजह से ये रोका गया। रूस और बेलारूस को तो इसलिए कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया क्योंकि वो दोनों, आरोप है उन पर कि यूक्रेन में जो हमला हुआ है रूस का, उसमें इन्वॉल्व है बेलारूस भी। रूस तो है ही खुद ही। तो नोबेल पुरस्कार समारोह जो है वो 10 दिसंबर 2022 को होने जा रहा है। कहाँ पर? स्टॉकहोम। ओके, तो इसी दौरान इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा नोबेल प्राइज़ समिति का कहना है। तो ईरान में जो है वो महिलाओं के अधिकार और राज्य के द्वारा, देश के द्वारा जो अनिवार्य हिजाब है या हेड स्कार्फ कह लीजिए, और उसका विरोध चल रहा है और उसके लिए बड़े पैमाने पर मूवमेंट चल रहा है। वुमेन लाइफ फ्रीडम ये कैंपेन चलाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर वहाँ बहुत सारी महिलाओं की मौत भी हुई है। इस पूरे मामले में सरकार की ओर से जो दमन किया जा रहा है ईरान में, उसको लेकर, तो नोबेल पुरस्कार समिति ने ये कहा है कि ईरान के प्रतिनिधि अब हिस्सा नहीं लेंगे इसमें। ओके, कब है नोबेल प्राइज पुरस्कार, कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा, ठीक है। इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी। कब डेथ हुई थी? 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। ओके, तो वो माने जाते हैं संस्थापक नोबेल पुरस्कार के, क्योंकि उन्होंने अपनी वसीयत में ये सब लिखा था। उसी के बाद ये नोबेल प्राइज़ दिया जाना शुरू हुआ था। तो ईरान की बात करें, सर्वोच्च नेता कौन है वहाँ के? सुप्रीम लीडर, धार्मिक नेता कहिए, अली खुमैनी। और प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। राजधानी क्या है? तेहरान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में अक्टूबर 2022 को द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ, तो उसका नाम क्या है? क्या नाम है? आंसर होगा सिम्बैक्स। ओके, सिम्बैक्स। तो ये नौसेना ने विशाखापट्टनम में 26 से 30 अक्टूबर तक इंडिया सिंगापुर द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हो किया, सिम्बैक्स, और 29वां ये संस्करण था। ओके, और ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। विशाखापट्टनम के हार्बर चरण एक था और दूसरा था बंगाल की खाड़ी वाला। ओके, तो 26 से 27 अक्टूबर को ये हुआ है विशाखापट्टनम में, और बंगाल की खाड़ी में हुआ है 28 से 30 अक्टूबर को। तो 2 जगह मूल रूप से आयोजित किया गया, विशाखापट्टनम में और फिर बंगाल की खाड़ी में। ओके, तो ये आयोजन किया गया है 2 चरणों में।
और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के 2 पोत यहाँ पर इंडिया में आए थे और उन सब ने हिस्सा लिया है। ओके, ये सिम्बेक्स के बारे में बात कर लें। इसकी शुरुआत कब हुई थी? नेवल एक्सरसाइज की 1994 में हुई थी और शुरुआत में इसका नाम क्या था? एक्सरसाइज लायन किंग नाम था, लेकिन बाद में फिर सिम्बेक्स कर दिया गया। ओके, तो हिंद महासागर में खास तौर पर जो दोनों देश हैं वो किस तरह से सिक्योरिटी को लेकर सजग रहें, उसके लिए ये पूरा नौसैन्य अभ्यास होता है। तो नौसेना की बात हो रही है तो इंडियन नेवी चीफ कौन है ये भी जानना ज़रूरी है, एडमिरल आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा संस्थान काशी तमिल संगमम उसकी मेज़बानी करेगा? आंसर होगा ए और बी, यानी आईआईटी मद्रास और बीएचयू। तो आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से ये काशी तमिल संगमम की मेज़बानी करेंगे। बीएचयू के साथ आईआईटी मद्रास जो है वो ज्ञान भागीदार के रूप में काम करेगा। और ये कब आयोजन किया जाएगा? तो 16 नवंबर से 19 दिसंबर तक। अब मेज़बानी तो 2 संस्थान करेंगे, लेकिन आयोजन कहाँ पर होगा, वेन्यू कहाँ है? तो है वाराणसी, वहाँ पर ये आयोजन किया जाएगा। सवाल उठता है कि काशी तमिल संगमम ये क्या है? तो ये काशी तमिल संगमम जो है वो मतलब वाराणसी और तमिलनाडु के यानी जो तमिल हैं उनके बीच में शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हो सकें, दोनों एक दूसरे से घुल मिल सकें और दोनों एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझ सकें, उसके लिए ये आयोजन किया जाता है। और इसमें प्रतिनिधि आते हैं दोनों जगहों के एक सेंटर पर और फिर ये यहाँ पर साहित्य, आध्यात्मिकता, शिक्षा, एजुकेशन, इन सब क्षेत्रों पर बातचीत होती है, एकेडमिक सेशन होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जम्मू कश्मीर परिग्रहण दिवस यानी विलय दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 अक्टूबर को। देखिए 26 अक्टूबर 1947 को जो वहाँ के महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था और उसी के बाद से जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के हिस्से में आया था, भारत में शामिल हुआ था। तो परिग्रहण दिवस ये मनाया जाता है, वहाँ पर छुट्टी होती है इस दिन। तो जम्मू कश्मीर की बात कर लें, राजधानी क्या है? श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है और जम्मू शीतकालीन है। वहाँ के उपराज्यपाल और प्रशासक कौन है? मनोज सिन्हा। मुख्यमंत्री पद खाली है, चुनाव होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस महापुरुष की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है? मुझे लगता है आप सबको पता होगा। आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। उनकी जयंती मनाई जाती है और 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया हुआ है। तो ये दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वो रहे थे। ठीक है, और 2022 में ये 147th जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की और उनके योगदान जो है ना भारत में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के एकीकरण में 565 रियासतों का विलय करके भारत को एक राष्ट्र उन्होंने बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस वजह से उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उन्हीं की स्मृति में जो भारत सरकार ने गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे विशाल मूर्ति का निर्माण किया हुआ है, ये वाली। तो इसका नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि इस प्रतिमा का नाम क्या है, किस नाम से जानी जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना करने की घोषणा की? आंसर होगा महाराष्ट्र। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। तो उन्होंने 31 अक्टूबर को ये ऐलान किया है कि महाराष्ट्र का जो रंजनगांव है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर डेवलप किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप किया जाएगा और इसके लिए सरकार यानी केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगी। क्लस्टर का मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक ही जगह पर कई तरह की चीज़ें होंगी और चिप निर्माण से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण से संबंधित अलग अलग इकाइयाँ होंगी ताकि एक ही जगह पर तमाम काम हो सके और उससे जो लागत लगती है परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में, वो सब काम हो और एक ही जगह पर पूरा क्लस्टर हो और निर्माण हो सके। ठीक है,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और इसमें कोशिश यही रहेगी कि सरकार एक व्यवस्था बना के दे और फिर प्राइवेट कंपनियां जो बहुत सारी हैं और जो इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं वो सब वहाँ पर काम कर सकें, ताकि नौकरियाँ भी ढेर सारी यहाँ पर उपलब्ध हो सकें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो सेमीकंडक्टर को लेकर वहाँ पर बड़ा काम हो रहा है शुरू। तो महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और 1 और 2 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है वो जल्द ही आपको मिल जाएगा। कोशिश होगी तुरंत ही आपको मिल जाए। और मॉर्निंग को ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स देखना मत भूलना। अब मिलते हैं कल।